चैप्टर 36। टिक टिक। खाली जगह में निगाहों की टिक टिक चलती रही जबकि अमन लाल आंखों से स्क्रीन को घूर रहा था। पहले कुछ घंटों तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सुबह भोर होते ही उन्होंने एक तेज ग्राफ को ऊपर की ओर बढ़ते देखा और फिर सुबह 10 बजे तक उन्हें पहली 5 सितारा समीक्षा मिली, जिसे धीरे धीरे पसंद किया गया। उसी समय अमन ने भी एसपी में उतार चढ़ाव देखा। सिस्टम डॉट क्या खोज पूरी हो गई? ऐसा नहीं है, लेकिन हर 10 डाउनलोड पर एक एसपी मिलेगा। क्या मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक ऐप का यही प्रभाव होगा? हाँ, हर ऐप, गेम या सॉफ्टवेयर के लिए हर 10 डाउनलोड पर एक एसपी मिलेगा। हे भगवान, अरे यह तो महाकाव्य स्तर की मुफ्तखोरी है। अमन खुशी से चिल्लाया। अब उन्हें एसपी के लिए चिंता करने और रोने की जरूरत नहीं थी। बहुत जल्द वह ब्लूप्रिंट खरीद सकेंगे और तकनीक पर काम करना शुरू कर सकेंगे। अगले कुछ दिनों में अमन ने अपने विज्ञापनों के प्रदर्शन पर बारीकी से नजर रखी, क्लिक थ्रू दर और रूपांतरण दर जैसे प्रमुख मीट्रिक का विश्लेषण किया। उन्होंने डेटा के आधार पर अपने लक्ष्यीकरण, विज्ञापन क्रिएटिव और बोली लगाने की रणनीति में समायोजन किया। टॉक 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 क्लीटे। बेहतर परिणामों के लिए अपने अभियान को अनुकूलित करने के लिए लगातार परीक्षण और पुनरावृत्ति की। जैसे जैसे अभियान आगे बढ़ा, अमन को सकारात्मक परिणाम दिखने लगे। ऐप डाउनलोड की संख्या में लगातार वृद्धि होने लगी और उन्हें उन उपयोगकर्ताओं से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जिन्होंने उनके विज्ञापनों के माध्यम से कोडजिपर की खोज की थी। प्रत्येक सफल अभियान के साथ अमन को सोशल मीडिया पर अपने ऐप का प्रभावी ढंग से विज्ञापन करने की अपनी क्षमता पर अधिक विश्वास प्राप्त हुआ। वह जानता था कि परीक्षण, पुनरावृत्ति और अपने परिणामों से सीखने के लिए प्रतिबद्ध रहकर वह कोडजिपर को आगे बढ़ा सकता है और भविष्य में और भी अधिक उपयोगकर्ताओं तक पहुंच सकता है। अमन को लगा कि अच्छे दिन आने वाले हैं। उसे बस थोड़ा इंतजार करना था। हाई एंड कंप्यूटर सर्वर और एक टीम खरीदनी थी और वह आखिरकार प्रीमियम वर्जन रिलीज कर सकता था। मुफ्त संस्करण में किसी भी डेटा या साइन को साझा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन प्रीमियम मॉड्यूल के साथ उसे इसमें सुधार करने की जरूरत थी। ऐप से वह डेटा एकत्र कर सकता था। डेटा से वह व्यक्तिगत डेटा के बारे में बात नहीं कर रहा था, बल्कि लोगों के उपयोग के तरीके और किस लिए लोग इसका सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, इस बारे में कुछ डेटा व्यवहारों के बारे में बात कर रहा था। जब अमन की निंदा की जा रही थी तो एक फोन ने उसकी एकाग्रता भंग कर दी। उसने देखा कि यह सुरक्षा विभाग की ओर से था। हाउसिंग सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था काफी अच्छी थी, इसलिए जब तक कोई व्यक्ति वहां नहीं रहता है उसे प्रवेश के लिए सत्यापन से गुजरना पड़ता है। नमस्ते सर, मैं प्रवेश हूं। सुरक्षा प्रमुख तो लोग जो कोर्ट से होने का दावा करते हैं आपसे मिलना चाहते थे। अमन का दिल ठंडा पड़ गया और उसने अपना माथा भींच लिया। जिस समय का उसे डर था वह अंततः आ ही गया। उन्हें यहां भेजो। अमन सब कुछ छोड़कर बाहर चला गया। लीना स्कूल गई हुई थी, जबकि आंटी सेलेना कैफे में थी। यहां कोई नहीं था, वह उनसे मिलने आया था। अमन अपने अपार्टमेंट भवन की लॉबी में घबराहट से चहलकदमी कर रहा था। उसका मन चिंता से भरा हुआ था। मुझे कानून के बारे में थोड़ा अध्ययन करना चाहिए था। उसने अंकल मैक्स से सुना था कि न्यायिक प्रक्रियाएं कितनी जटिल होती हैं। उसने अपना कॉलर 100वीं बार ठीक किया। उसकी हथेलियां पसीने से तर थीं और वह अदालत के अधिकारियों के आने का इंतजार कर रहा था। लिफ्ट की घंटी बजी और अमन ने 2 सख्त दिखने वाले लोगों को बाहर निकलते देखा, जो औपचारिक पोशाक पहने हुए थे और ब्रीफकेस लिए हुए थे। वे अधिकार की आभा बिखेर रहे थे, जिससे अमन के पेट में घबराहट होने लगी। अमन ने अभिवादन में अपना हाथ बढ़ाया। नमस्कार सज्जनों, मैं अमन हूं, उसने कहा। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट झलक रही थी। अधिकारियों ने संक्षिप्त प्रतिक्रिया में सिर हिलाया, लेकिन उनके भाव अस्पष्ट थे। मिस्टर अमन, हम यहां आपके घर पर सूरी बैरेट के मामले के संबंध में आपको प्राप्त समन पर चर्चा करने के लिए आए हैं, उनमें से एक ने कहा, जिसे अमन ने अनौपचारिक रूप से अदालत का अधिकारी बताया। मामले का जिक्र सुनते ही अमन की धड़कनें तेज हो गईं। हाँ बिल्कुल, कृपया मेरे अपार्टमेंट में आइए। अमन ने अधिकारियों को अपने अपार्टमेंट में ले जाकर लिविंग रूम में बैठने का इशारा किया। उसने उन्हें पानी का गिलास दिया, जिसे उन्होंने सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया। जैसे ही वे बैठे, कोर्ट अधिकारी 2 ने अपना ब्रीफकेस खोला और कागजों का एक ढेर निकाला तथा उन्हें उनके सामने कॉफी टेबल पर रख दिया। श्री अमन, हम यहां चल रही कानूनी कार्यवाही में आपकी भागीदारी पर चर्चा करने के लिए आए हैं। हमें आपसे इस मामले से आपके संबंध के बारे में कुछ प्रश्न पूछने हैं। उन्होंने आसन्न पूछताछ के लिए स्वयं को तैयार कर लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके जवाबों के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। वे व्यक्तिगत रूप से यहां इसलिए आए हैं क्योंकि जब उन्होंने उसके माता पिता को नोटिस भेजा तो उन्हें उसमें कुछ अजीब बात लगी।
अदालत के सम्मन के माध्यम से उन्हें मामले में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के साथ चर्चा करने की आवश्यकता थी, लेकिन चूंकि अमन गायब था इसलिए उन्हें खोजना पड़ा। इसलिए वे देर से आए और वे भूमि और संपत्ति विभाग से जानकारी प्राप्त करने के बाद ही उसे खोजने में कामयाब रहे। कुछ मामलों में न्यायालय के अधिकारी मामले से संबंधित साक्ष्य जुटाने या जानकारी सत्यापित करने के लिए अलग अलग जांच कर सकते हैं। यह जांच आमतौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच की गई है और न्यायालय के पास निष्पक्ष और सूचित निर्णय लेने के लिए सभी आवश्यक जानकारी है। इन जांचों की सीमा और दायरा मामले की प्रकृति और जटिलता के साथ साथ उस कानूनी प्रणाली की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर भिन्न हो सकता है जिसमें मामले की सुनवाई की जा रही है। उन्होंने उसकी स्थिति, उसके माता पिता के साथ उसके रिश्ते और उस दिन वह क्या कर रहा था के बारे में पूछा। पिछली अदालत अमन की गंभीर चोट के कारण स्थगित कर दी गई थी। रिपोर्टों के अनुसार उसे कोमा में होना चाहिए था, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वह ठीक से चल रहा था और उसका नाम मीडिया में फैल गया था और संदेह पैदा हो गया था। अमन ने गंभीरता से बात करते हुए अपनी बात का पूरा ब्यौरा दिया। दोनों अधिकारियों ने भौहें सिकोड़ी। जल्द ही उसने अपने माता पिता द्वारा छोड़ी गई नक्काशी को प्रदर्शित करने के लिए अपनी शर्ट भी उतार दी। मैंने तुमसे कहा था वे दोनों बहुत ही जानवर जैसे दिखते हैं, अधिकारी चिल्लाया, जबकि अधिकारी दो ने भौहें सिकोड़ी। उनके पास एक दशक का अनुभव था, इसलिए वे बातचीत से पहले ही बहुत कुछ अनुमान लगा सकते थे, जब तक कि सामने वाला कोई अनुभवी या उच्च अधिकारी न हो जो अपने झूठ को छुपा सके। दोनों ने अपनी शिकायतें बताते हुए दुख व्यक्त किया और यह भी बताया कि किस तरह उनका बेटा उनकी उपेक्षा करता था। लेकिन यह बहुत अधिक नाटकीय और अति अभिनयपूर्ण है। गरीब होने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए वे काफी अच्छे घरों में रहते थे, लेकिन उनका बेटा जिस कमरे में रहता था वह एक छोटा सा स्टोर रूम था, जबकि माता पिता के पास एक बड़ा कमरा था। उनकी आंखें देखकर अमन को उनके संदेह का पता चल गया। अमन का दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि उसे अधिकारियों की शंका का एहसास था। उसे पता था कि उसे दुर्व्यवहार के अपने दावों का समर्थन करने के लिए ठोस सबूत देने होंगे। कृपया मुझे एक क्षण का समय दीजिए, अमन ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी और वह अपने बेडरूम में भाग गया। कुछ क्षण बाद वह वापस लौटा। उसके हाथ में एक छोटा डिजिटल रिकॉर्डर था। अमन ने रिकॉर्डर को मेज पर रखते हुए कहा, इसमें मेरे माता पिता के हाथों मेरे साथ हुए दुर्व्यवहार की कुछ घटनाओं की ऑडियो रिकॉर्डिंग है। अधिकारियों ने एक दूसरे को देखा। उनकी दिलचस्पी बढ़ गई। जब अमन ने रिकॉर्डिंग बजाई तो उन्होंने ध्यान से सुना। कमरे में ऊंची आवाजों और हिंसक विस्फोटों की आवाजें गूंज रही थीं। अधिकारियों के चेहरे पर सख्त भाव थे क्योंकि वे खौफनाक सबूतों को समझ रहे थे। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद न्यायालय अधिकारी एक गंभीर स्वर में बोला, यह बहुत परेशान करने वाली बात है मिस्टर अमन। हमें अपनी जांच के हिस्से के रूप में इन रिकॉर्डिंग की समीक्षा करनी होगी। अमन ने राहत में सिर हिलाया। उन्हें आशा की एक किरण महसूस हुई जब उन्होंने अधिकारियों को नोट लेते तथा अपनी जांच के अगले चरणों पर चर्चा करते देखा। जैसे जैसे मीटिंग खत्म होने को आई, अमन को मान्यता का एहसास हुआ। आखिरकार उसके वर्षों के दुख का अंत होने वाला था। दोनों ने दस्तावेजों की समीक्षा की और कुछ टिप्पणियां जोड़ी। उन्हें उस लड़के पर दया आ रही थी। साथ ही वे इस बात की सराहना भी कर रहे थे कि इतने कठिन बचपन के बाद भी वह अब दूसरों से अलग दिख रहा है। जोश नाम के अधिकारी ने अपना चश्मा ऊपर उठाया और बोला, अमन मेरे पास एक सुझाव है। उनका काम अदालत में भरोसा करने के लिए चीजों का विश्लेषण और जांच करना था, लेकिन सामान्यतः उच्च महत्व के मामलों पर ही विचार किया जाना था और आगामी मामला राष्ट्रव्यापी महत्व का था। आगामी मामला कठिन है। हमने पहले ही मामले की समीक्षा कर ली है। मिस सूरी एक शीर्ष श्रेणी की सेलिब्रिटी हैं और उनका वकील सबसे अच्छे वकीलों में से एक हो सकता है। इसलिए आपके जीतने की संभावना काफी कम है और गलती आपके माता पिता की है, इसलिए आपको फांसाया जाना तय है। जब तक कि आपके पास इसे तोड़ने का औचित्य न हो, यह आसान नहीं होगा। इस मामले की दूसरी तारीख 16 फरवरी को है और आज 29 जनवरी है। कृपया जल्दी करें और अपने माता पिता के बारे में सबूत के साथ मामला दर्ज करें। भले ही आपको 10 तारीख से पहले सुनवाई की तारीख न मिले, आप इसे उस भर्ती में दिखा सकते हैं जिससे आप मुक्त हो सकें। अमन ने सब कुछ मन में नोट कर लिया। सूरी के मामले के दौरान, सुनवाई के दौरान इन सब बातों को प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित किया गया, लेकिन ऐसा करना जानबूझकर किया गया प्रतीत हो सकता है और संदेह पैदा कर सकता है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास मनोचिकित्सक से स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रमाण पत्र था।
उन्होंने एक वकील को नियुक्त करने की योजना बनाई, लेकिन लागत और अच्छे चरित्र वाले उपयुक्त व्यक्ति को ढूंढने की उनकी अड़ियल प्रवृत्ति के कारण इसमें समय लग रहा था। कुछ देर की चर्चा के बाद वे दोनों चले गए और उसे भयंकर सिर दर्द दे गए। दूसरी ओर चीजें काफी व्यस्त होने लगीं। सूरी मामले के सामने आने के साथ ही फीकी खबरें धीरे धीरे उजागर होने लगीं। यह सब तब शुरू हुआ जब सूरी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने समर्थन के लिए उनका धन्यवाद किया और बुरे लोगों को दंडित करने का वादा किया। फिर उस दिन उनकी मदद करने के लिए सभी को धन्यवाद दिया। बुझी हुई चिंगारी अंततः पुनः प्रज्वलित हो गई। समाचार चैनलों ने फिर से समाचार प्रसारित करना शुरू कर दिया। अमन, हेना और मिगोल को एक बार फिर सूरी बैरेट के साथ हाईलाइट किया गया। षड्यंत्र के सिद्धांत फिर से प्रसारित होने लगे। यूट्यूब पर वीडियो वायरल हो गया और कई लोगों ने नौकायन करते हुए पानी में अपने पैर धोए, जिसे हजारों लोगों ने देखा। कुछ में उसे दुष्ट और क्रूर रूप में दर्शाया गया है, जबकि कुछ में उसे देवी के रूप में दर्शाया गया है। अफसोस की बात है कि एक वेब सीरीज रिलीज हुई जिसने अपार लोकप्रियता हासिल की। सूरी बैरेट की वेब सीरीज द शाय अवे गर्ल में उनके शानदार अभिनय की काफी सराहना हुई। यह कहानी एक शर्मीली लड़की की है जिसे हल्के ऑटिज्म की बीमारी थी, जो धीरे धीरे ठीक होकर एक शीर्ष श्रेणी की मॉडल बन गई। उनका अभिनय शीर्ष स्तर का और दोष रहित था, जिससे उनकी सूचीबद्ध सेलिब्रिटी की छवि और मजबूत हुई। और घटना के दौरान वह इस वेब सीरीज की शूटिंग कर रही थी। राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि लोकप्रिय होने लगी और उनकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। उसके लिए सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दूसरी ओर अमन के लिए चीजें खराब होती जा रही थीं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अमन के कभी फलते फूलते टी बॉक्स कैफे में मंदी आने लगी। नकारात्मक समीक्षाएं आने लगीं। अमन पर अनैतिक और क्रूर होने का आरोप लगाया गया, जिससे उसे नकारात्मक छवि में पेश किया गया। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया कि उसने अपने माता पिता के खिलाफ निजी लाभ के लिए आरोप गढ़े थे, क्योंकि उसने ही अपने माता पिता से ऐसा करने के लिए कहा था। इस बीच उसके माता पिता, जिन्हें उसने गधा नंबर 1 और गधा नंबर 2 कहा था, ने मीडिया में अपने बेटे को बदनाम करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने स्वयं को इस मामले का निर्दोष पीड़ित बताया। समाचार माध्यमों ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया, जिससे यह नाटक सनसनीखेज बन गया और जनता में आक्रोश फैल गया। 31 जनवरी को सब कुछ अनदेखा करते हुए अमन ने खुद को काम में डुबोने का फैसला किया। उसने सुबह सुबह मारिया को काम के समय से कुछ घंटे पहले ही उठा लिया। जैसे ही अमन और मारिया टी बॉक्स कैफे के पास पहुंचे, शांत सड़क पर बर्बर आवाजें सुनाई देने लगीं। उनकी दुकान का जाना पहचाना नजारा उन्हें सुकून देने वाला था, लेकिन अमन का दिल तब टूट गया जब उसने लोगों के एक समूह को दुकान के सामने की दीवार को नष्ट करते देखा। वहां हुड पहने हुए लोगों का एक समूह था जो खिड़कियां तोड़ रहा था, जबकि अन्य लोग दीवारों पर भित्तिचित्र बना रहे थे। आह! मारिया ने चौंक कर अमन की बाह पकड़ ली। अमन, हमें क्या करना चाहिए? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें चिंता से चौड़ी हो गईं। पहले उनकी गतिविधियों को रिकॉर्ड करो, उसने मारिया को आदेश दिया और फिर एक क्षण बाद धीरे से अंदर घुस गया। दुहक की बात है कि उसे काट दिया गया। वह यहां है। क्या हमें उसे पीटना चाहिए? नहीं, पीछे वाली महिला के पास कैमरा था। अमन की आंखें हिल गईं और वह चिल्लाया। अपने लड़ाकू स्तर के कारण उसे उन चीजों के समूह से डर नहीं लगा और वह चिल्लाया, तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह दुकान तुम्हारी मां ने बनाई या तुम्हारे पिता ने? तुम्हें इसे नुकसान पहुंचाने का अधिकार किसने दिया? बिना एक क्षण की भी हिचकिचाहट के वह अपराधी की ओर बढ़ा। उसकी आवाज क्रोध से भरी हुई थी। बकवास! भाड़ में जाओ, भागो! चौंक कर वे बदमाश भागने लगे, लेकिन अमन की तेज गति के कारण वह उनमें से एक को पकड़ सका। स्विश! बिजली की तरह वह एक के पीछे प्रकट हुआ और हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन पकड़ ली। उसने तीव्र गति से हमला किया और सबसे नजदीक खड़े बदमाश को जमीन पर गिरा दिया तथा उसे मजबूती से नीचे दबा लिया। तुम्हें लगता है कि तुम मेरी दुकान को नष्ट कर सकते हो और बच निकल सकते हो? अमन गुर्राया। उसकी पकड़ विध्वंसक की शर्ट के कॉलर पर कस गई। अमन की मजबूत पकड़ के नीचे मां ने व्यर्थ संघर्ष किया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मुझे माफ कर दो, यह सिर्फ एक शरारत थी, उसने हकलाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। शरारत हो या न हो, तुमने हद पार कर दी है, अमन ने अपनी आवाज में अडिग स्वर में कहा। तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। या तो आपको इस नुकसान की भरपाई करनी होगी या फिर सालों तक जेल में रहना होगा। नहीं, कृपया मैं, बोलते हुए उसने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और फेंक दी। खुम! धूल की परत देखकर अमन ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। नीचे खड़े आदमी ने धक्का दिया और भागने के लिए मुड़ा,
लेकिन तभी दो हाथों ने उसकी गर्दन को जकड़ लिया और अमन के पैरों ने उसकी कमर को जकड़ लिया। दर्द के बावजूद अमन चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत। यह कहते हुए उसने उस आदमी को मरोड़कर उसका गला घोंट दिया, जिससे उसकी सांस रुक गई और फिर वह बेहोश हो गया। बाकी लोग भाग गए। सच तो यह है कि अमन चाहता था कि वे लोग यहीं रहें, क्योंकि उनमें से किसी के पास शुरुआती लड़ाई का स्तर भी नहीं था। हिंसा से बुरी तरह डरी हुई मारिया ने कुछ कदम दूर खड़े होकर पुलिस को फोन किया, जबकि अमन ने उपद्रवी को पकड़ रखा था। फिर मारिया सावधानी से उसके पास आई। उसके चेहरे पर राहत और चिंता का मिला जुला भाव था। क्या तुम ठीक हो अमन? उसने धीरे से पूछा, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए। अमन ने सिर हिलाया। उसकी नजरें अपनी उम्र के उस युवा लड़के पर टिकी थीं जिसे उसने पीट दिया था। मैं ठीक हूं, लेकिन लगता है हमारी दुकान ठीक नहीं है। अमन ने अपनी लार निगल ली और असहाय होकर बोला, ऐसा लगता है हमें इसे कुछ दिनों के लिए बंद करना होगा। सौभाग्यवश बदमाशों के समूह को हिरासत में ले लिया गया। परिचित व्यक्ति अंकल मैक्स ने कमान संभाली और पकड़े गए बदमाश को 3rd डिग्री देते हुए सब कुछ उगल दिया। वे सिर्फ गुंडों का एक समूह थे जो खेलना पसंद करते थे और सुंदर फूलों के प्रशंसक होने के कारण उन्हें एक उपयुक्त लक्ष्य मिल गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई इतनी सुबह सुबह आ जाएगा। पुलिस ने उन्हें वहां से हटाकर जेल में डाल दिया। देर रात अमन थाने गया तो उसने देखा कि वह रो रहे थे और भीख मांग रहे थे, लेकिन उसने बस उपहास किया। क्या यह मजाक है या आपने इसे कोई खेल समझा है? क्या आप सूरी के प्रशंसक नहीं हैं? तो फिर आप उस महिला से उन्हें रिहा करने के लिए क्यों नहीं कहते? अमन, तुम उनके साथ क्या करना चाहते हो? क्या हमें उन पर आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल देना चाहिए? मैक्स ने सलाखों के पीछे दुबके हुए समूह को ठंडी निगाहों से देखते हुए पूछा। अमन ने उस चौड़े आदमी को घूरते हुए अपनी ठुड्डी रगड़ी। उसे यकीन था कि अगर वह अंकल मैक्स को नहीं जानता या कोई और अधिकारी नहीं है तो चीजें उसके पक्ष में नहीं होंगी। अंकल मैक्स ने सबसे पहले उन्हें रिहा किया। मैं चाहता हूं कि सफेद चेहरे वाली सूरी को पता चले कि उसके प्रशंसक कैसा व्यवहार कर रहे थे। अच्छा विकल्प। मैक्स ने अमन को थपथपाते हुए सिर हिलाया और पूछा, सेलिना के मामले के बारे में क्या तुमने कुछ सोचा है? यह सुनकर अमन ने चारों ओर देखा और फिर मैक्स के कान में फुसफुसाया, मैं उस आदमी को कैद में रखने की योजना बना रहा हूं। वे दोनों अदालत के बाद चौंक जाएंगे और गलत तरीके आजमाएंगे और मुझे यकीन है कि वे इस आदमी से संपर्क करेंगे। ओह, मैक्स ने अतिशयोक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति की और अमन के चेहरे को घूरने लगा। अरे अमन, क्या मुझे कुछ उपाय करके तुम्हें जासूस या बुद्धिमान अधिकारी की नौकरी दे देनी चाहिए? तुम्हारा दिमाग बहुत कुटिल और तेज है, हमें इसकी बहुत जरूरत है। क्या मुझे इसे प्रशंसा के रूप में लेना चाहिए? घर वापस आकर अमन ने जूस का डिब्बा लिया और टीवी चालू कर दिया। टेलीविजन पर विभिन्न दृश्य दिखाए जा रहे थे। स्क्रीन पर एक परिचित आकृति की तस्वीरें चमकने लगीं। हेना और मिगोल अपने घिसे पिटे सोफे पर झुके हुए बैठे थे। उनके चेहरे पर दुख और आक्रोश साफ झलक रहा था। अस्थिर तरीके से कैमरे ने हर आंसू और कांपने को कैद कर लिया। हेना की आवाज कांप रही थी जब वह लेंस में बोल रही थी, हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारे अपने बेटे हमें इस तरह छोड़ देंगे। हमने उसे प्यार और देखभाल के साथ पाला है और अब जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मिगोल ने भावुक होकर कहा, हम ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, इन मुश्किल समय में बस थोड़ा सा सहयोग चाहिए। अमन के पास हमारी मदद करने के साधन हैं, लेकिन उसने अपने खून पसीने से मुंह मोड़ लिया है। हमने उसे उसके जन्म के समय ही खो दिया था। यह हमारे लिए बहुत दुखद था और हमने उसे बहुत ढूंढा और उसे अनाथालय में पाया। तब से हमने बिना दिल और आत्मा के उसकी देखभाल की है। दृश्य समाचार एंकर पर स्थानांतरित हो गया। जब वह इवांस परिवार के नाटक की नवीनतम किस्त दुनिया को सुना रही थी तो उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। इवांस परिवार का झगड़ा पिछले कई सप्ताह से सुर्खियों में है, उसने बताया। उसकी आवाज में गंभीरता झलक रही थी। जब से सूरी ने मुआवजे की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया है, अमन ने अपना अनुबंध तोड़ दिया है और अपने माता पिता के साथ मिलकर उन पर अपने लाभ के लिए उसकी सफलता का शोषण करने का आरोप लगाया है। लेकिन हेना और मिगोल की इस नवीनतम याचिका ने विवाद की एक नई लहर को जन्म दे दिया है। जैसे ही कैमरा परेशान परिवार को पीछे छोड़कर आगे बढ़ा, उसने स्थिति की गंभीरता को कैद कर लिया, जिसमें एक बार एकजुट हुए परिवार के ढांचे को छिन्न भिन्न करने वाली दरार को दर्शाया गया। इसके बाद जो शांति छा गई उसमें दर्शक प्रसिद्धि और भाग्य की जटिलताओं पर विचार करने लगे। लानत है, अमन ने रिमोट पटकते हुए चिल्लाया, तुमने मुझे किसके सहारे पाला? अमन को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके दिल में कुछ उबल रहा है और वह आजाद होने की कोशिश कर रहा है। इस समय वह इन दोनों लोगों को मारने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। चलो देखते हैं कि तुम कब तक आत्मसंतुष्ट रह सकते हो।
सभी बेकार विषय फिर से ट्रेंड करने लगे। ये उतना बड़ा नहीं था जितना लोग समझ रहे थे। थोड़ी बहुत जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति जानता था कि बहुत से लोग इसे बढ़ावा दे रहे थे। मीट्यूबर्स और न्यूज़ को पता था कि प्रवाह के साथ कैसे चलना है और उपयोगकर्ता आधार कैसे बढ़ाना है। उन्हें परिणामों की परवाह नहीं थी, उनके लिए तो केवल लोकप्रियता ही मायने रखती थी। और इससे टी बॉक्स कैफे का कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ। चीजें अपेक्षा से कहीं अधिक बढ़ रही थीं, इसलिए अमन ने उनसे व्यवसाय बंद करने को कहा। अमन को पता था कि यह एक संकट था, लेकिन इस संकट ने उन्हें भी उजागर किया। इसलिए उन्हें पता था कि जब तक वे इस संकट से उबर सकते हैं, उनकी प्रसिद्धि ग्राहकों की एक श्रृंखला को आकर्षित करेगी। इसे छोड़कर एक और कारण था जिसके कारण अमन ने अब तक इंतजार किया था। वह अच्छे वकीलों को नियुक्त करना चाहता था। वह किसी अच्छी फर्म से किसी को नियुक्त करना चाहता था। सर्वश्रेष्ठ वकील एक दिन के लिए 10 लाख रुपए तक लेते थे। कुछ तो 1 घंटे के लिए भी फीस लेते थे, जो पहले वह वहन नहीं कर सकते थे। लेकिन अब उनकी दुकान से 90 लाख रुपए का मुनाफा हो चुका है। बाकी सभी खर्चे निकाल दें तो उनके पास 7.6 मिलियन रुपए बचे हैं। दूसरी शाखा खुल चुकी थी और तीसरी शाखा के लिए बातचीत चल रही थी। अफसोस की बात है कि वह अभी भी 1 मिलियन प्रतिदिन के लक्ष्य लाभ तक नहीं पहुंच पाया और 450 के बीच अटका हुआ था। स्टॉक से होने वाली अतिरिक्त आय के साथ उनके पास लगभग 10 मिलियन की नकदी थी। दूसरों के विपरीत उन्होंने विलासिता पर ज्यादा खर्च नहीं किया था। इतना सारा पैसा होने के बावजूद सूट और बिजनेस कोट के अलावा वह खरीदारी के लिए कुछ भी नहीं लाया था और अभी भी साइकिल का उपयोग कर रहा था। अब समय आ गया था वास्तविक चीजों पर खर्च करने का। पिछले 2 महीनों से वह अपनी अंतर्दृष्टि कौशल का उपयोग करके वकीलों का अध्ययन कर रहे थे और काफी देर तक इधर उधर देखने के बाद अंततः उन्हें अपने शोध के आधार पर अच्छे चरित्र वाला एक उपयुक्त व्यक्ति मिल गया। नाम अभिजीत चक्रवर्ती। कौशल उन्नत कानूनी अनुसंधान और विश्लेषण 95,100, उन्नत अनुबंध प्रारूपण और बातचीत 9,100, उन्नत परामर्श 92,100, उन्नत मौखिक वकालत 90,000 पेसो। एक वकील के लिए मुख्य कौशल मुकदमेबाजी रणनीति, मौखिक वकालत, मसौदा तैयार करना और बातचीत से बनते हैं। इन तीनों कौशलों में निपुणता प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति एक अच्छा वकील बन सकता है। केवल उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों में ही पेशेवर स्तर पर सब कुछ होता है, लेकिन उनमें कुछ कमजोरियां होती हैं। सभी में से अमन ने निष्कर्ष निकाला कि यह व्यक्ति सबसे उपयुक्त वकील था जो पारिवारिक और कॉरपोरेट दोनों मामलों को संभाल सकता था। इसके अलावा उनकी फीनिक्स फर्म देश की सबसे बड़ी फर्मों में से एक थी जिसमें कई विशेषज्ञताएं थीं। एक और बात जो अमन को पसंद आई वह यह थी कि अन्य लोगों के विपरीत जहां उन्हें यात्रा करनी पड़ती थी, एक बार जब अमन ने उनसे संपर्क किया और पैसे के बारे में बात की तो वह व्यक्ति इंदिरा की राजधानी दिल्ली एनसीआर से उड़ान भरकर आया। एक शांत जगह में अमन सोफे पर बैठा था और उसके मन में परस्पर विरोधी भावनाएं घूम रही थीं। उसके बगल में सेलिना थी जो अपने हाथों को हिला रही थी और गंभीरता को कम करने की कोशिश कर रही थी। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वे अभिजीत का इंतजार कर रहे थे जिसे अमन ने इस सारे तमाशे को सुलझाने के लिए वकील के रूप में नियुक्त किया था और यदि संभव हो तो वे बाद में उससे काम भी करवा लेंगे। कुछ ही क्षणों बाद अभिजीत ने पूरे आत्मविश्वास के साथ ब्रीफकेस हाथ में लेकर प्रवेश किया और सीट पर बैठने से पहले अमन और सेलिना का गर्मजोशी से अभिवादन किया। अमन ने थके हुए स्वर में कहा, आने के लिए धन्यवाद मिस्टर अभिजीत। सेलिना का परिचय देने और गर्मजोशी से अभिवादन करने के बाद वह विषय पर चले गए। मुझे आशा है कि आपने नवीनतम घटनाक्रम की समीक्षा की होगी। अभिजीत ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ अमन, मैंने आपके द्वारा भेजे गए सभी सबूतों के साथ दस्तावेजों को पढ़ा है। यहां आने से पहले ही मैंने कागजात का मसौदा तैयार कर लिया था। स्थिति जटिल है, लेकिन मैंने सोमवार को दाखिल करने के लिए आवश्यक कागजात पहले ही तैयार कर लिए हैं। गला साफ करते हुए सेलिना ने बीच में कहा, हमें समाधान चाहिए। अमन के माता पिता मीडिया में सनसनी पैदा कर रहे हैं और इसका उस पर बुरा असर पड़ रहा है। अभिजीत ने सहानुभूतिपूर्वक सिर हिलाया। मैं समझता हूं सेलिना, हम इसे जल्दी और सावधानी से हल करने का प्रयास करेंगे। अमन आगे झुका। हमारे पास क्या विकल्प हैं अभिजीत? मेरे माता पिता मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने पर आमादा हैं। अभिजीत ने अपना ब्रीफकेस खोला और कानूनी दस्तावेज निकाले। हमारे पास कई रास्ते हैं। हम उनके अपमानजनक बयानों को रोकने के लिए एक रोक और निषेध पत्र के साथ शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही हम सबूतों के आधार पर मानहानि का मुकदमा भी तैयार कर सकते हैं। अमन ने अपने विकल्पों पर विचार किया
और पारिवारिक संपत्ति और मेरी दुकान जिसे वे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं? अभिजीत ने अपना चश्मा ठीक किया। हम किसी भी अनधिकृत लेन देन को रोकने के लिए निरोधक आदेश दायर कर सकते हैं। इससे अदालत के फैसले तक आपके हितों की रक्षा होगी। सेलिना झुकी। हम कितनी जल्दी कार्रवाई कर सकते हैं? यह स्थिति बदतर होती जा रही है। अभिजीत ने उन्हें आश्वस्त किया। हम सोमवार सुबह सबसे पहले याचिका दायर करेंगे और मामले की गंभीरता को देखते हुए शीघ्र सुनवाई का अनुरोध करेंगे। अमन को राहत महसूस हुई। धन्यवाद अभिजीत, आपकी त्वरित कार्रवाई बहुत मायने रखती है। अभिजीत मुस्कुराया। आपका स्वागत है अमन, हम इस मुश्किल समय में आपकी मदद करने के लिए यहां हैं। वकील के साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अभिजीत ने अमन को भरोसा दिलाया कि न केवल उसे कुछ भी अग्रिम भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि विपक्षी पक्ष से कुछ राशि वसूलने की भी संभावना है। उन्होंने कानूनों के बारे में बताया और अमन को सलाह दी कि किन कार्यों से बचना चाहिए तथा दूसरे पक्ष को उकसाने से बचने और दूरी बनाए रखने पर जोर दिया। अमन के माता पिता की लापरवाही और डीएनए दस्तावेजों में जालसाजी को देखते हुए अतिरिक्त आरोपों पर विचार किया जाएगा। संक्षेप में, अमन जब भी संभव हो उन्हें घेरने के लिए तैयार था। सबूत बहुत बड़े और अकाट्य थे और जांच पूरी होने के बाद अदालत के कर्मचारी जल्द ही उन्हें हरी झंडी दे देंगे। अमन ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। चलो, इस पागलपन को खत्म करने के लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे। इसके बाद चर्चा सेलिना की स्थिति पर आ गई, जिससे अभिजीत को एक सुझाव देने के लिए प्रेरित होना पड़ा। उन्हें सेलिना के पति से भी निपटना होगा। श्रीमती सेलिना, मुझे लगता है कि निजी समझौता सबसे अच्छा होगा। हाँ, अमन और सेलिना दोनों हैरान दिखे। आपके पति के जुए के कर्ज और विरासत के दावों की कमी को देखते हुए निजी तौर पर निपटाने से समय और पैसा दोनों की बचत हो सकती है। मैं निपटान राशि के आधार पर 20% परामर्श शुल्क लूंगा। इस मामले को टालने की क्या जरूरत है, क्योंकि यह समय और धन की बर्बादी है, जब तक कि आप नहीं चाहते कि उसका सफाया हो जाए और उसे पूरी तरह से दंडित किया जाए, जो कि इस बात से असंभव लगता है। अमन और सेलिना की नजरों में अभिजीत का कद बढ़ गया। हालांकि उसके शब्दों ने सेलिना को उदास कर दिया। इतना दुर्व्यवहार सहने के बावजूद वह खुद को उस आदमी को नष्ट करने या मारने के लिए नहीं ला सकी, जिसके साथ उसने मरते दम तक रहने की कसम खाई थी। हालांकि अमन ने इसे जाहिर नहीं किया, लेकिन वह खुश था कि उसने निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं की। बैठक स्थगित होने पर अभिजीत ने अलविदा कहा और चले गए। सेलिना ने चिंता से अमन को देखा। सेलिना ने अमन को चिंता से देखा। अमन, तुम्हारे माता पिता के बारे में मुझे नहीं लगता कि वे उतने सरल हैं जितने दिखते हैं। अमन ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, मुझे हमेशा से लगता रहा है कि उनके बाहरी दिखावे के बावजूद उनके पास कुछ समर्थन हो सकता है। सेलिना को लगा कि अमन कुछ और बातें कह रहा है जो वह नहीं कह रहा है। ज्यादा चिंता मत करो, उसने उसे आश्वस्त किया। टी बॉक्स कैफे की तीसरी शाखा के लिए सौदे को अंतिम रूप देने पर ध्यान दो। हम लंबे समय तक बंद नहीं रह सकते। स्टोर को ऑनलाइन खोलो। अमन ने सोच समझकर सिर हिलाया। अगर बात यहां तक पहुंच गई है तो हम पूरी ताकत लगा देंगे। वह सुरक्षा के लिए गार्ड और लोगों को नियुक्त करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि इसे कई दिनों तक बंद रखना कोई विकल्प नहीं है। हर दिन वे कुछ भी कमाई न करके 100,000 रुपए खो रहे थे। मैं तुरंत इस पर काम शुरू करूंगी, सेलिना ने सहमति जताई। हालांकि अमन ने यह नहीं बताया, लेकिन वह चाहता था कि ये सभी बोझिल काम पूरे हो जाएं ताकि वह फिर से अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सके। इस बीच अपने गृहनगर में हेना और मिगोल के साधारण घर में गमगीन माहौल छाया हुआ था। अपने लिविंग रूम में वे एक दूसरे के करीब बैठे थे और उनके चेहरे कड़वाहट से भरे हुए थे। चीजें अप्रत्याशित दिशाओं में बढ़ रही थीं। हेना ने आंखों में क्रोध भरते हुए कहा, उस अभिनेत्री का शोषण करने की हमारी योजना विफल हो गई और अब अमन, जिसे हम हमेशा नियंत्रण में रखते थे, हमारे खिलाफ हो गया है। वह हमेशा मुसीबत लेकर आता है। मिगोल ने नाराजगी से भरी आवाज में सहमति जताई। हमने सोचा था कि उसे खत्म कर देने से सब कुछ हल हो जाएगा, लेकिन वह भाग गया। और अब यह। हेना की आंखें द्वेष से सिकुड़ गईं। और उसकी नई नई सफलता के बारे में क्या? वह सोचता है कि अब वह हमसे ऊपर है, लेकिन वह फिर से रैंक कर आएगा। मिगोल ने जीभ छटकाते हुए टिप्पणी की। वह हमेशा से कृतज्ञ रहा है, हेना ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। हमने उसे तब अपनाया जब कोई और उसे अपनाने वाला नहीं था, और वह इस तरह से हमारा एहसान चुका रहा है। उसने पहले ही एक दुकान खोल ली है और अच्छा पैसा कमा रहा है, फिर भी उसने हमें एक पैसा नहीं दिया। मुझे पता था कि उसे गोद लेना एक गलती थी। बस, मिगोल ने कहा। वह अब और सहन नहीं कर सका।
याद है उसे अपने साथ रखकर हमने कितना कुछ हासिल किया? मिगोल ने कड़वाहट से कहा। अगर तुमने उसके साथ बुरा व्यवहार न किया होता तो यह सब कुछ नहीं होता। तुम। हैना उछल पड़ी और उसे घूरने लगी। तुमने मुझे दोषी ठहराने की हिम्मत कैसे की? हैना ने गुस्से में कहा। क्या तुम चाहते थे कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल करूं जो हमारा खून का भी नहीं है? देखो उसने अब क्या कर दिया है। मिगोल को लगा कि उसका गुस्सा बढ़ रहा है और वह चिल्लाया। मैं तुमसे कहता हूं, अगर हमने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया होता और उसे पैसों के बारे में पता चल जाता तो वह हमें बाहर निकाल देता। और यदि उसे कभी अपने जन्म और अपने माता पिता के बारे में सच्चाई पता चल गई तो क्या आपको लगता है कि वह अपने वास्तविक जीवन की खोज में नहीं जाएगा? और क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब उन दो बड़ी हस्तियों को हमारे बारे में पता चलेगा तो हमारा क्या होगा? जैसे ही हेना की आवाज तेज हुई, मिगोल ने अपने सिर दर्द को कम करने की कोशिश करते हुए अपने माथे पर मालिश की। वह इस संभावना से कांपने से खुद को नहीं रोक सका। फिलहाल वह बस सबसे बुरी संभावना को टालने की उम्मीद कर रहे हैं। अगले दिन अमन को नॉक्स यूनिवर्सिटी से कॉल आया। यह सीधे एचओडी का कॉल था, जिन्होंने कहा कि वे तुरंत मिलना चाहते हैं। अमन, 10 बजे मेरे कार्यालय में आओ, देर मत करना, हम कुछ महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं। उसके स्वर से अमन को अंदाजा हो गया कि कुछ बुरा हुआ है। अमन ने जल्दी से टैक्सी लेकर नॉक्स यूनिवर्सिटी की ओर प्रस्थान किया। उसने साफ कपड़े पहने थे, काली औपचारिक पैंट के साथ नीली शर्ट। विभागाध्यक्ष के केबिन के सामने पहुंचकर दस्तक देने से पहले ही उसने अंदर से आवाज सुनी, जल्दी से अंदर आओ। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके चेहरे पर उदासी छा गई। विभागाध्यक्ष माइकल पीठ झुकाए खड़े थे और उनकी कुर्सी पर एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था जिसकी निगाहें पैनी थीं। नाम दर्पण बिस्वास। कौशल। इससे पहले कि अमन कुछ पूछ पाता, उसके कानों में एक झंकार गूंज उठी। होस्ट, ऐसा इसलिए है क्योंकि उस व्यक्ति का भाग्य भी करिश्मा के साथ बहुत ऊंचा है। अभी के लिए आप उस व्यक्ति के कौशल का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं जिसके पास आपसे कई गुना करिश्मा है और साथ ही बहुत किस्मत भी है। अमन ने अपनी जिज्ञासा दबाई, आगे बढ़ा और उस आदमी को धीरे से झुकाया, क्योंकि जो उसके सामने बैठा था वह कोई और नहीं बल्कि नॉक्स विश्वविद्यालय का निदेशक था। अधिकार की दृष्टि से यह प्रिंसिपल से थोड़ा कम था, लेकिन जहां तक उसे पता था यह आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उनकी कई व्यापारिक कंपनियां थीं और नॉक्स विश्वविद्यालय की स्थापना भी उन्होंने ही की थी। इस यूनिवर्सिटी के बारे में सबसे भयावह तथ्य यह है कि यहां आप फेल नहीं होंगे। अगर आप फेल हो गए तो आपको हर सेमेस्टर में हर पेपर के लिए 2000 रुपए का जुर्माना देकर पास किया जा सकता है। दर्पण ने कुछ कागज निकाले और विश्लेषण करते हुए बोला, अमन, पूरे सेमेस्टर में तुम मुश्किल से पास हुए हो और धीरे धीरे सुधार हुआ है। फिर भी मैं तुम्हें एक होनहार छात्र के रूप में नहीं देख सकता, इसके बावजूद कि तुमने काफी सफलता हासिल की है। अपनी जिज्ञासा को दबाते हुए अमन दर्पण के बोलने का इंतजार करने लगा। निर्देशक की पैनी नजर उस पर पड़ी और उसने बोलना शुरू किया। अमन, मैंने तुम्हारे टी बॉक्स कैफे के व्यवसाय के बारे में सुना है। तुम्हारी उम्र के हिसाब से यह काफी प्रभावशाली है। अमन के मन में खतरे की घंटियां बजने लगीं और उसे एक बुरे पूर्वाभास का आभास होने लगा। अमन ने संकट महसूस करते हुए सिर हिलाया और उसकी छठी इंद्री सच साबित हुई, क्योंकि दर्पण के अगले शब्द हवा में लटक गए, जो कि अर्थ से भरे हुए थे। मैं संभावित व्यवसायों में निवेश करने पर विचार कर रहा हूं और आपका व्यवसाय आशाजनक लग रहा है। क्या आप मुझे अपना कैफे व्यवसाय बेचना चाहेंगे? अमन का दिल इस प्रस्ताव पर डूब गया। चाय का डिब्बा कैफे उसका नकदी प्रवाह प्रोजेक्ट था और वह इसे छोड़ने के बारे में नहीं सोच सकता था। मैं प्रस्ताव की सराहना करता हूं श्री बिस्वास, लेकिन कैफे मेरे लिए सिर्फ एक व्यवसाय से अधिक है। मुझे इसे बेचने में कोई दिलचस्पी नहीं है। दर्पण का चेहरा सख्त हो गया और उसके चेहरे पर झुंझलाहट की झलक दिखाई दी। मैं समझ गया, उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया। ठीक है, अगर तुम बेचने को तैयार नहीं हो तो यह कैसा रहेगा? मैं तुम्हारे व्यवसाय में शेयर खरीद लूंगा और निवेशक बन जाऊंगा। इस तरह हम दोनों को फायदा होगा। मुझे तुम्हारी कंपनी के 80% शेयर चाहिए। मैं आपको एक खाली चेक देने को तैयार हूं। अमन ने हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन आखिरकार उसने अपना सिर हिला दिया। मुझे खेद है मैं विश्वास, लेकिन मैं अपने व्यवसाय का पूर्ण स्वामित्व बनाए रखना पसंद करता हूं। आपके प्रस्ताव से मैं पहले से ही अपने उपक्रमों के मूल्य को महसूस कर सकता हूं और अभी के लिए मैं इसे स्वतंत्र रूप से विकसित नहीं करना चाहता। क्या? अमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सर दर्पण की दयालुता को अस्वीकार करने की? माइकल, जो दर्पण के पास खड़ा था, चिल्लाने लगा। अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो बस उस सौदे को स्वीकार कर लो। यही कारण है कि तुम गरीब हो। तुम आगे के बारे में नहीं सोच सकते, है ना?
माइकल ने अमन को गालियां देनी शुरू कर दी। अमन का चेहरा उग्र हो गया, लेकिन उसने खुद पर नियंत्रण रखा। सर, आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इस समय आपकी दयालुता बर्दाश्त नहीं कर सकता। दर्पण का व्यवहार बदल गया। उसका धैर्य जवाब दे रहा था। बहुत अच्छा अमन, उसने कहा। उसकी आवाज ठंडी और गणनापूर्ण थी। लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं कि नॉक्स यूनिवर्सिटी के अपने नियम हैं, और अगर तुम सहयोग करने से इनकार करोगे तो मैं तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल बना सकता हूं। अमन का दिल इस छिपी हुई धमकी से दब गया, लेकिन उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। हालांकि उसे लगा कि उसे इस मामले को थोड़ा धीमा करना चाहिए और बाद में जवाबी उपाय के बारे में सोचना चाहिए। वह इतना बुद्धिमान नहीं था, नहीं इतना मजबूत कि वह सीधे टकरा सके। मैं समझता हूं मी, विश्वास, तो क्या आप मुझे कुछ समय दे सकते हैं? आप जानते हैं कि मेरे ऊपर लटके इस केस से मैं परेशान हूं। वह जानता था कि कुछ बातों में उसे समझौता करना पड़ेगा, लेकिन उसका दिल ऐसा करने को तैयार नहीं था। यह सिर्फ पैसे का मामला नहीं था। वह जानता था कि यह आदमी वास्तव में उनकी छाया का रहस्य जानना चाहता था, जो कि कुछ ऐसा था जिसे उजागर नहीं किया जा सकता था। दर्पण की निगाहें सख्त हो गईं और उसकी आंखें नाराजगी से सिकुड़ गईं। बहुत बढ़िया अमन, उसने कहा। उसकी आवाज में धमकी भरी आवाज थी। लेकिन याद रखना, इस मामले में तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं हो सकता। अगर तुम मेरी बात मानने से इनकार करोगे तो मैं तुम्हें भरोसा दिला सकता हूं कि तुम अपनी अंतिम परीक्षा पास नहीं कर पाओगे। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं ना? यह अवैध है, अमन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। यह सुनकर दर्पण हंस पड़ा। क्या तुम जानते हो कि यह जगह किसकी है? इसके अलावा मैं तुम्हें आंख मूंद कर फेल नहीं कर रहा हूं। मेरे पास तुम्हें ग्रेजुएट होने से रोकने का औचित्य भी है। क्या औचित्य है? उसने ऊंची आवाज में पूछा। तुम्हारे मूर्खतापूर्ण व्यवहार के कारण मैं तुम्हारे चरित्र प्रमाण पत्र को नकारात्मक मान सकता हूं। दूसरी बात, श्रीमती सूरी बैरेट के मामले में तुम्हारा जीवन एक उलट मोड़ लेगा। विश्वविद्यालय में किसी भी छात्र के साथ तुम्हारे अच्छे संबंध नहीं हैं और मीडिया जल्द ही तुम्हें बाहर निकालना शुरू कर देगा। अमन की असहाय अभिव्यक्ति को देखकर दर्पण मुस्कुराया। कुल मिलाकर उसके पास वह सब करने की शक्ति थी जो वह चाहता था, लेकिन अमन में विरोध करने की शक्ति नहीं थी। उन्होंने अपने बेटे से इस कैफे के बारे में सुना था जो वहां छुट्टियां बिताने गया था, लेकिन वहां बिकने वाली चाय और कॉफी देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वह जानता था कि इस लड़के ने कोई अद्भुत चीज हासिल कर ली है या कोई गुप्त नुस्खा बना लिया है। एक अनुभवी व्यवसायी के रूप में वह जानता था कि गुप्त नुस्खे के साथ कोई व्यक्ति एक साम्राज्य श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। अमन ने गहरी सांस ली और बोला, मुझे पक्ष और विपक्ष पर विचार करने के लिए समय चाहिए। माइकल और दर्पण दोनों एक पल के लिए चौंक गए। लड़का अभी भी अडिग था। तो फिर मैं आपसे बाद में मिलूंगा। माइकल ने पीछे से अमन को पुकारा, लेकिन उसने दोनों की बात अनसुनी कर दी। सर, अब आप क्या करेंगे? वह लड़का सचमुच बहुत क्रूर और अनिर्णायक है, माइकल ने अप्रसन्न स्वर में कहा। दर्पण मृत भाव से दरवाजे की ओर देखता रहा। इस युवक का दिमाग थोड़ा कठोर है, लेकिन ऐसा आदमी जो यह नहीं जानता कि क्या खरीदना है वह ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। यहां तक कि आज वह जो है वह बनने के लिए उन्हें कई बार किसी के सामने झुकना पड़ा और घुटने टेकने पड़े। वह व्यवसाय को संभालने के लिए तैयार थे, भले ही वह व्यक्ति 100 मिलियन रुपए मांगे, जो मध्यम वर्ग के लिए जीवन भर के लिए पर्याप्त था। एक गरीब मध्यम वर्गीय आदमी इससे अधिक और क्या मांग सकता है? अफसोस, इस आदमी को पता नहीं था कि उसने आज क्या खो दिया।